आदाब दोस्तों, मैं सजाद बजाज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन का शो स्ट्रेट टॉक लेकर। हमारे मेहमान आज के इस शो में हैं एक फेमस इंटरनेशनली नोन फिगर, ट्रैक टू डिप्लोमेट ओपी शाह, ओम प्रकाश शाह साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर जी, हम स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं आपके सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस से, जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं जिसमें पीस इनिशिएटिव्स पे आप काम करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप हमें बताइए। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस एक ट्रस्ट है। जी सर। इसके माध्यम से हम पीस और इसी तरह के रेलेवेंट इश्यूज पे इम्पोर्टेंट नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर पर पूरे देश में सेमिनार्स, डिस्कशंस राइट और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कंसेंसस इम्पोर्टेंट इश्यूज पे हो। और सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध ठीक हों, इसके बात बहुत काम किया है और रेगुलर होती है। इधर पिछले 2-3 सालों में 2 किताबें भी निकाली हैं, इन परस्यूट ऑफ पीस, इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस में 2 वॉल्यूम्स। और रेगुलर डिस्कशंस करते हैं। जब तक वीज़ा मिल रहा था तो पाकिस्तानियों को यहाँ बुलाते थे, मैं वहाँ जाता था। अब जूम पर करते हैं और ये रेगुलर होती है। अब 2-3 सालों से तो हर महीने एक मीटिंग होती रहती है और कोशिश ये रहती है कि कॉज ऑफ पीस में जितना कंट्रीब्यूशन कर सकें, आपस में बात के माध्यम से। डायलॉग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए हम लोगों की कोशिश होती है कि सब तरह के लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपस में एक दूसरे से बात करें और आज का जो माहौल है उसको ठीक करने में मदद करें। जी सर। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है आज, ट्रस्ट डेफिसिट कंप्लीटली है, तो इसको ठीक करने के लिए इस तरह के डायलॉग्स, डिस्कशंस, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, किताबों का निकालना उस उपयोगी भी है, ज़रूरी भी है। इन इनिशिएटिव्स पे आने से पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहे हैं, तो आपका ये शिफ्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे कैसे हुआ? ये सफ़र, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, अभी भी हूँ। यस सर। और मैंने किसी कॉलेज में पढ़ाया भी है। अच्छा। सुबह सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा में है। यस सर। तो उसमें मैंने पढ़ाया भी है। एक पत्रिका का भी संपादन किया 1977 से, पार्लांस करके। आप एडिटर थे उसके? मैं उसका एडिटर था। यस सर। और मैंने प्रेस काउंसिल का मेंबर भी एक टर्म के लिए रहा हूँ, 1982 से 85 तक। यस सर। मैं, जिसको आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोल रहे हैं, उसमें कैसे आया, ये कश्मीर की समस्या आप इमेजिन करिए 1991 में किस वेरी वोलेटाइल थी सिचुएशन थी। मेरी मुलाकात आईए रहमान, पाकिस्तान के मशहूर लेखक, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, राइटर, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ हुई। और हम लोगों ने बैठकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ वो भी ठहरे हुए थे, मैं भी ठहरा हुआ था, तय किया कि हम लोग डायलॉग चालू करें। और उससे पहला डायलॉग हिंदुस्तान में हुआ, दिल्ली में हुआ, जिसमें पाकिस्तान से 13-14 लोग आए और मैं 2 डेलीगेशंस लेके पाकिस्तान गया। दिसंबर 1991 में गया। उसमें लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मीटिंग्स हुई। और उसके बाद मैं अप्रैल 92 में, जिसको हम इंडो पाक डायलॉग 2 बोलते हैं, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई। उसमें इंदर गुजराल,
कुलदीप नायर, राम जेठमलानी, गिरिलाल जैन, ये डेलीगेशन में थे, हाँ ये इंडियन सब, डेलीगेशन। हाँ विच वाज, मैं उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसको Yes, लीड sir. कर रहा था, ये सब थे उसमें। और वहाँ 3 दिन तक हम लोग के डायलॉग हुआ, और आधे दिन में एक इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस हुई, तो 3.5 दिन हम लोग पाकिस्तान में रहे, और इसमें तब आरंभ हुआ, तब से अब तक चल रहा है। इस सारे सफ़र में हाउ डू यू रेट द कश्मीर सिचुएशन 91 से लेके अप टू 2019 तक, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 335A भी हुआ, तो आपका ये सफ़र जो था इस दौरान एज ए ट्रैक टू डिप्लोमेट, हाउ डू यू व्यू दैट ट्रांसफॉर्मेशन 91 से लेके 2019 देखिए तक? 91 में जो सिचुएशन थी वो तो बहुत ही भयानक सिचुएशन, परिस्थिति इट वाज कह वेरी सकते हैं। वोलेटाइल। वोलेटाइल थी, वायलेंस थी, लोग मारे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग जेलों में बंद थे, इंट्रोगेशन सेंटर में थे। और मैं पहली बार आया तो देख के एक बड़ा अजीब सा लगा, और एक शहर बंद हो जाता था शाम को 5 बजे के बाद, हड़ताल, ऐसे जैसे फ्रीक्वेंट हड़ताल हुआ करते थे। बिल्कुल। 2019 में वो परिस्थिति नहीं थी। ये कहूँगा कि एकदम सब चीज़ ठीक हो गई थी, वो बात तो पूर्णतः से ठीक नहीं होगी, लेकिन सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट सिचुएशन में हुआ था। बहुत चीज़ें बाकी हैं, ये नहीं है, जैसे आज स्टेटहुड नहीं है, वो होना चाहिए जी। और डेमोक्रेसी का हर पक्ष यहाँ पर ठीक से होना चाहिए। प्रेस की आज़ादी जो पटना, लखनऊ, दिल्ली में है, वो यहाँ भी होनी चाहिए। अगर नहीं है, कभी कभी शिकायत मिलती है कि वो नहीं है, लेकिन 91 की परिस्थिति वो एक टोटली डिफरेंट थी। अब फिजिकल वायलेंस नहीं नजर आती है, मतलब उस तरह का नहीं है, ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स बंद हो गई, शटडाउन्स नहीं रहे, तो एक ग्राउंड सिचुएशन टोटली डिफरेंट है व्हेन वी कंपेयर इट टू 1991। जो आपने डेफिशिएंसीज आपने बोली कि यहाँ पूरा वो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, या कुछ शिकायतें हैं, प्रेस की आज़ादी नहीं है, तो आपने अपने हायर अथॉरिटीज़ जो कंट्री जैसे पीएमओ लेवल पे, होम मिनिस्ट्री लेवल पे, ये इन शिकायतों का अजाला करने के लिए आपने उनसे बात की कि अब ऐसा होना चाहिए, या कोई ऐसा सेमिनार, ऐसी कोई कैंपेनिंग आप चला रहे हैं इसके लिए, स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए? हम लोगों के बहुत प्रयास हुए हैं, और बहुत से चिट्ठियाँ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को लिखी गई हैं, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, कलकत्ता में हुए हैं, जम्मू में हुए हैं, श्रीनगर में 2 बार कोशिश की थी, लेकिन श्रीनगर में वो नहीं हो पाए। इसकी चेष्टा रेगुलर है। और हम सरकार के नियंत्रण में नहीं है, एनजीओ उस तरह से नहीं है, हमारा तो एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको लेके बहुत मीटिंग्स की हैं, कश्मीर को लेके और इंडो पाक को लेके बहुत मीटिंग किया, और ये बातें सरकार तक पहुंचाई भी हैं। What was the response? सरकार ने कभी लिख के हमको कुछ नहीं दिया है, हमको क्या, किसी को भी नहीं दिया है। ये एक सरकार की नीति है कि वो इन चीज़ों को, आज की सरकार उस तरह से नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर देने की बात या उसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चेष्टा, जहाँ तक सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस का सवाल है, और जो साथी लगे हुए हैं विभिन्न शहरों में, उनकी रही है कि ये बातें सामने लाई जाएं, और जितना मीडिया कोऑपरेट करता उसके माध्यम से भी इन चीज़ों को उजागर किया गया है, और कई बार मीडिया ने अच्छा भी किया है। जम्मू की मीटिंग जो हम लोगों की हुई थी, मीडिया ने अच्छी खासी कवरेज,
दिल्ली में मीटिंग्स हुई है वो सब जगह हुई है पूरे देश में, और श्रीनगर में भी उसकी कवरेज रीजनेबली गुड हुई। लेकिन सरकार ने सारे हमने जो सुझाव दिए वो मान लिए हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टेटहुड अभी तक नहीं आया है। और प्रेस को और फ्री किया जा सकता है। इसमें यहाँ के प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करके उसमें जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है वो सुधार करने चाहिए। डेमोक्रेसी में तो यही होता है, कंसल्टेशन। The policies are not just decided by one individual, but you through dialogues, discussions, interaction with people, policies are made in that fashion. हमें इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। यू हैव बीन कमिंग टू कश्मीर फॉर द लास्ट 35 ईयर्स, और एक हफ्ते से कम कोई विजिट नहीं रही है, इवन मंथ्स भी आपने यहाँ गुजारे। More than 1000 nights रहा हूँ। तो मुझे बताइए, आपकी इंटरेक्शन आम लोगों से भी रही है, सेपरेटिस्ट हार्डकोर कैडर से भी रही है, मेन स्ट्रीम लीडर से भी रही है। कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस बताइए इस बारे में, अपनी इंटरेक्शंस विद डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक जनरल बात अगर कहूँ जो मोर और लेस सबके लिए अप्लाई करती है, यस सर, वो ये है कि शांति और सद्भाव में नॉर्मलसी लाने में सबका मन था। मुझे कोई ऐसा सेपरेटिस्ट लीडर भी नहीं मिला, मेन स्ट्रीम के बाद छोड़ दीजिए, जो ये चाहता था कि वायलेंस हो। जो हो गई उसके लिए वो भी चिंता उसी तरह से प्रकट करते थे जैसे और चिंता। तो उस बात से, उस मेथड से खुश नहीं थे। ओके। फिर भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो किसने किया, वो एक दूसरा पक्ष है। लेकिन आम कश्मीरी, चाहे वो नेता हो या न हो, वायलेंस में विश्वास नहीं रखता था। यहाँ में ये आपसे और ये मैं बहुत ईमानदारी से और रिस्पॉन्सिबली से कह रहा हूँ कि दे वर नॉट फेवरिंग वायलेंस। मैं ऐसा मेरा ख्याल है कि देखिए, एक्सेप्शंस अपार्ट, बट इन जनरल, और मेरा काफ़ी लोगों से चर्चा हुई है। मैं ऐसा भी हुआ है कि मैंने सेंट्रल जेल में 8 बजे सुबह घुसा हूँ और शाम को 7 बजे तक मैं वहाँ रहा हूँ, और सबसे बात हुई है, सभी का होता था। और एक पर्टिकुलर एक दिन का अनुभव तो मेरा ये है, उसमें से बहुत लोग बोलते थे कि साहब हमने कुछ नहीं किया है, हम तो बस ऐसे ही हुआ, कुछ क्या कि सब माहौल में हम फंस गए उसके कारण है। अच्छा, ठीक। तो उस बात का सपोर्ट करना, अगर मैं 100 से मिला तो उस प्रोग्राम का सपोर्ट करने में कोई एक आध आदमी ने कहा हो कि साहब मैंने तो ये किया था, अब भी करूँगा। अच्छा, बाकी मतलब उसमें हम एक्सीडेंटली घुस गए। हाँ, कुछ ने तो ये कहा कि साहब हम घुसे ही नहीं, रॉन्गली हमको हुआ। कुछ ने कहा कि वो एक्सीडेंटली, आपने एक बड़ा ठीक शब्द चूज किया कि एकदम माहौल हो गया था तो उसमें, लेकिन हमारा कोई विश्वास नहीं है। और मुझे आप इमेजिन करेंगे कि 60, 70, 80 लोगों ने मेरे बिना मांगे, मैंने उस कहा भी नहीं, वो खुद वहाँ बैठ के मुझे चिट्ठी दे रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं कोई वो हूँ। तो मैंने एक होप होती है ना कि शायद ये रेस्क्यू हाँ, और यही है कि अब वहाँ मैं उनसे मिलने गया तो वो भी एक उनको बहुत बड़ी बात लगी कि सब ये आए हैं, और तो उससे बहुत उससे हुआ। मैं चाय कॉफ़ी तब पीता था, उस दिन मैंने कम से कम 30-40 कप चाय के पिए। हर क्यूबिकल में, वो अलग अलग क्यूबिकल्स में बैठ, हर क्यूबिकल कहता है हमारे पास आपको बैठना होगा और हमारे साथ चाय पीनी होगी। आपका जो हमने सुना है कि जैसे आपने कहा कि खुद ये सेपरेटिस्ट लीडर्स, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट इन फेवर ऑफ वायलेंस, शटडाउन्स, वो ये पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपके ताल्लुका, जो आपकी मीटिंग्स होती रही हैं सईद अली शाह गिलानी हुर्रियत बहुत बार से, बहुत बार,
तो वही तो ड्राइव कर रही थी, आपका इन्फ्लुएंस उन पे नहीं रहा कि उसमें जैसा आप कह रहे हैं ऐसे कुछ लोगों का ख्याल है, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव करना चाहते थे, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने लिए क्या उनका वायलेंस में पूर्ण विश्वास था, मैं ये बात नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुझसे उनने जब भी बात की उन्हें गिलानी साहब कभी भी वायलेंस के बारे में नहीं किया सपोर्ट। ये कभी नहीं कहा कि साहब ये तो इसके बिना हो ही नहीं सकता, हम जो चाहते हैं, मैं जो चाहता हूं वायलेंस वो के बिना बिना- वायलेंस के सिवाय, वो अक्सर करके वायलेंस की बात दूसरे के ऊपर दे देते कि साहब वो करवाते हैं, हम कहाँ से वायलेंस अफोर्ड कर सकते हैं, ओके हमारे पास क्या होगा स्टेट की पावर के सामने, मेरी क्या पावर है कि मैं क्यों सजेस्ट करूं। मतलब उनने एक तो होता है कि लोगों का विश्वास कि नहीं वायलेंस ही है, Solution. उनने वायलेंस एज ए मींस मेरे को तो कभी नहीं बोला। जस्टिफाई नहीं किया। ओके उनके मन में और क्या था, उनने अपने फॉलोअर्स को क्या कहा, मैं नहीं उसके बारे में अथॉरिटेटिवली कह सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जब भी बात हुई उनकी गिलानी साहब वायलेंस की, के फेवर में नहीं थे। और वो बाकायदा एक जैसे बुजुर्ग होता है उसी तरह से स्नेह दिखाते थे। मेरे फोरहेड पर वो जो उनका एक जानी पहचानी प्रैक्टिस थी वो होता, नमाज के और निशान। छोड़ने आते थे, और मुझे थोड़ा सा कभी एम्बेरसमेंट भी लगता था, स्पेशली दिल्ली में जब रहते थे, तो मैं दिल्ली के घर में भी, मालवीय नगर में, उसमें भी कई बार मिला हूँ, वो खुद चाय लेके आते थे गिलानी साहब। गिलानी साहब, क्योंकि वहां तो उनके पास हस्बैंड वाइफ ही रहते थे ना विंटर में, तो वहाँ बहुत स्टाफ नहीं था, यहाँ तो बहुत स्टाफ रहता था, यहाँ नहीं, तो मुझे थोड़ा संकोच भी लगता था, एम्बेरसमेंट लगता था, मुझसे बहुत सीनियर है, मुझे चाय लेके लाते थे तो मैं उनकी वाइफ बना के रख देती थी चाय नाश्ता, और वो उसको लेके आते थे। सर जो ये यहाँ पे ये वायलेंस रही, जैसे आपने कहा, ये सारा इशू, हाउ डू यू व्यू कि ये क्यों हो रहा था, ऐसे क्या इश्यूज थे जो रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरा कश्मीर का मसला है, ये इससे पहले भी आपके साथ एक बार बात हुई है, तो आपने मुझे उस वक्त कहा कश्मीर इज़ नॉट ए डिस्प्यूट, इट्स एन इशू। ये ज़रा थोड़ा वजाहत कीजिए, आज मौका मिला है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि ये डिस्प्यूट नहीं, ये इशू है। मैंने क्या कहा था आपको पहले नहीं मालूम, लेकिन मैं मेरा जो अपना कहना है कि वायलेंस कैनॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कॉम्प्लिकेट कर देता और सिचुएशन। बिल्कुल। मानव समाज में और डेमोक्रेसी में, जिसको हम सब मानते हैं, डायलॉग इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कश्मीर इशू है, यस सर, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। राइट। हमारे मित्र ही कहता हूं, वो इस इशू को उठाते हैं बार बार, तो ये कहना कि कश्मीर कोई इशू नहीं था या नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन वायलेंस नहीं है। हाँ, वायलेंस से हो ही नहीं सकता, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। उनके विदेश मंत्री, पुराने विदेश मंत्री जो मेरे मित्र हैं, कसूरी साहब, खुर्शीद महमूद कसूरी, यस सर, वो अक्सर करके बोलते हैं कि हमने इतनी जंग लड़ ली है, न इंडिया को 4 इंच जमीन एक्स्ट्रा मिली है, न पाकिस्तान को 4 इंच जमीन, वो मतलब कि कुछ जंगों से कुछ तो मिला है, नहीं है कुछ, बिल्कुल। तो इसीलिए और ये सबको मालूम है कि पीस का डिविडेंड कितना होता है, संबंध अच्छे हों तो उसका कितना फायदा होता है, इसकी समझ सबको है। अगर हमारे और पाकिस्तान के संबंध नॉर्मल हों तो पाकिस्तानी सोसाइटी को बहुत फायदा होगा, हमको बहुत फायदा होगा,
दोनों स्टेट, दोनों गवर्नमेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत कुछ चीज़ें हम कर पाएंगे जिससे दोनों को फ़ायदा हो। ये उस वक्त की बात है जब कसूरी साहब ने आपको बोला था। कसूरी साहब ने अभी 6 जून को मीटिंग हुई थी। ओके, उसमें भी ये बात, जूम मीटिंग हुई थी। हाँ, जूम मीटिंग। ओके। और ये बात उनने तो फिजिकल मीटिंग में कई बार कही है। सो यू फेवर कि इंडो पाक डायलॉग रिस्टार्ट होना चाहिए? आई फेवर द इंडो पाक डायलॉग। यस सर। बिल्कुल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। शुड कश्मीरीज बी पार्ट ऑफ दैट डायलॉग? वो क्योंकि दोनों अपने को मानते हैं और उस कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, तो ऐसा माहौल हो कि कश्मीरी वहाँ के भी पार्ट हैं, यहाँ के भी पार्ट हैं, तो आपस में जब भी हो गए डायलॉग होते हैं तो उनकी सलाह आई जाती है। Okay. Does that mean कि Yeah. you also favor restoration of links between the two Kashmirs? एब्सोल्यूट। आई मीन, जब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हमारी आज की परिस्थिति रह जाए, जो स्टेटस है आज का वही रहे, तो लिंक्स नॉर्मल जब हमारे रिलेशन होंगे तो कश्मीरी किसी सॉवरेन कंट्री का पार्ट है, तो लिंक तो ऑब्वियस कि वो यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ के सामान वहाँ बिकना चाहिए, वहाँ का यहाँ होना चाहिए। और मैंने कसूरी साहब को कहा कि साहब, हाँ, डायलॉग से ऐसा फ़ायदा हो जाए कि before I and you are called by the Almighty, we have a meeting in Srinagar in which you are a participant, and like all meetings, I am moderate the discussion. You are aspiring that कि ऐसा हाँ, कुछ ऐसा बिल्कुल हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उन टेक्निकल में नहीं होता, लेट्स लीव डिटेल्स की, इसको कश्मीरी कैसे उसमें इन्वॉल्व हो। कश्मीरी would be should be consulted, and he is, if he is a part of any country, let's say, then as citizen of a nation, he conveys his point of view in a free society, in a free country. सबको अधिकार है अपनी बात बोलने का, जी, तो वो जरूर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए कोई अलग से अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और है। हमारा ये राइट है कि हमको जो भी कहना हो, जो बात भी कहने हो, तो अपनी सरकार को, अपने चुने हुए नुमाइंदों को जरूर रिप्रेजेंटेशन दें उसमें। बिल्कुल। सर, जब भी हमने देखा है कि whenever there has been effort to bring two nations close together, जैसे इंडो पाक, इंडिया और पाकिस्तान आपस में जब रिश्ता क्लोज लाते हैं बातचीत के ज़रिए, तो कुछ ना कुछ वारदात हो जाती है। लास्ट टाइम पहलगाम का हुआ लास्ट ईयर, तो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, जिसमें सिविलियंस मारे गए। तो हाउ डू यू व्यू कि ये ऐसी रिलेशन जब हम एफर्ट करते हैं कि इंडो पाक डायलॉग शुरू हो, तो जो ही शुरू होने वाला होता है कुछ पीस के हवाले से, तो कोई वारदात हो जाती है, सारा डिरेल हो जाता है। हाउ डू यू व्यू दिस सिचुएशन, व्हाई इट हैपेंस? सिंस यू आर अ ट्रैक टू डिप्लोमेट है और आपने कश्मीर पे बहुत काम किया है फॉर 35 ईयर, 30 लॉन्ग 5 ईयर्स आपने कश्मीर को इनसाइड आउट देखा है, तो आपको क्या लगता है कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? ये कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो हेल बेंट अपॉन है कि इनकी रिलेशन ठीक नहीं होनी चाहिए? ये अनफॉर्चुनेट है कि ये इंसिडेंट होते हैं, लेकिन सही लीडर की पहचान तो ये है, इन स्पाइट ऑफ सच इंसिडेंट्स बात चालू रखनी चाहिए। ये इंसिडेंट से हम घबरा के अपनी बात रोक दें तो वो बात नहीं, उसके बावजूद भी बात होनी चाहिए। मैं पिछले साल मैं जब यहाँ था ड्यूरिंग ऑपरेशन, मैं
श्रीनगर में था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त? हाँ, मैं श्रीनगर में था और मेरे परिवार वाले हर आधा घंटे में फ़ोन करते थे कि व्हाई आई एम नॉट कमिंग बैक। जो एक तो मैंने ऐसे ही कुछ मित्रों को ने मेरा, जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे बहुत मित्रों ने बात की, बहुत से मित्रों ने अक्रॉस द बॉर्डर भी मुझसे बात की। तो मैंने ये कहा कि बहुत ज़रूरी ये है कि बातचीत अब और ज़्यादा गंभीरता से होनी चाहिए। किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार्ता को रोकने के लिए तो एक इंसिडेंट करा देंगे तो हो जाएगा, रुक जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, वार्ता चालू रखनी चाहिए। डायलॉग शुड कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। और अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वार कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी सोचें कि साहब अच्छा डायलॉग नहीं करके, तो वार करके हमने देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, दोनों को नुकसान हुआ। और ये तो हजारों साल पहले भी जो समाज रहते थे और हिंदुस्तान में जिनकी बहुत चर्चा होती है, राम और कृष्ण की, उनकी जिंदगी में देखिए सेनाएं खड़ी थी राम के सामने लंका में, तैयार था कि एकदम चालू हो जाएगा दीवार। इवन देन लॉर्ड राम, भगवान राम ने अंगद को भेजा कि बात करके आओ। रावण से ये कहा कि इमिनेंट था, फिर भी बातचीत कहा कि किसी तरह से मालूम था कि वार होगी तो नरसंहार होगा, तो वो चाहते कि बात करके आओ और समझाओ कि सीता को आदर सहित छोड़ दें। तो हमारी तो परंपरा यही है। विचार ये है कि वार कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो एक कोई उपाय नहीं है, तो हम बस वार तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो बराबर बात होनी चाहिए। और कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसा हो जाए तब भी उसकी दोनों को मिलकर देखना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे ना हो इसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन बातचीत चलती रहनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि अदर कंट्रीज अदर देन पाकिस्तान, उनका रोल भी रहा, चाहे बैक एंड में रहा कहीं भी, बट रोल जैसे मीडिया में आया, हमने देखा कि चाइना का एक्टिव रोल उभारा गया मीडिया में कि वो जी बैक एंड पे है। देन देयर इज़ बांग्लादेश। जब हम आपकी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ये प्रोफाइल देखते हैं तो आपका फोकस इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस पे भी है, तो व्हाट अबाउट दैट? हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के ऊपर भी बहुत लोगों की इच्छा ये है कि हमारे अटेंशन उधर भी करें और वहाँ के डायलॉग चालू करें, और एक उस तरह की ही किताब अटेम्प्ट जो यहाँ ये उसकी की जाए। यह रिक्वेस्ट बहुत दोस्तों से आई है। गॉड विलिंग वी विल बिगिन दिस वर्क सून। सर, कश्मीर के बारे में जो आपने यहाँ काम किया, किसी ऐसी सिचुएशन ने आपको बहुत दुखी किया हो या बहुत खुश किया हो? दोनों सूरतें आप बताइए इन 35 सालों में, कि आप कब सबसे ज़्यादा दुखी हुए कि आपने ये एफर्ट किया यार, नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था डिस्पाइट एफर्ट्स? कोई वन स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मैं नहीं बता जाऊंगा, एक जनरल बात कि जब भी वार्तालाप बंद हुआ तो उससे एज एन एक्टिविस्ट मुझे दुख हुआ। अच्छा। मैं डायलॉग पर मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, और वही एक रास्ता है सभ्य समाज का। सिविलाइज सोसाइटी में बातचीत के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और जब मैं जेलों में घूमते थे, अब मिलते थे डेटेन्यूज से, तो उनकी जो बात सुन के लगता था कि काश मैं पहले मिला होता।
मतलब कोई जो ये हुआ, हिंसा जो हुई यहाँ पर, उससे मेरे साथ बातचीत में किसी ने खुशी जाहिर की हो ऐसा नहीं लगा। मैंने जितने डिस्कशंस, सेमिनार्स ऑल ओवर द कंट्री कराए कश्मीर को लेके, कश्मीर में भी और कश्मीर के बाहर भी, जम्मू कश्मीर, उसमें कभी किसी ने, जो टॉप सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, इसको ये नहीं कहा कि वायलेंस इज मस्ट। वो ज्यादा से ज्यादा ये कहते थे कि परिस्थितियों के शिकार हो गए हम, हालात ही लेकिन ऐसे उनमें कभी किसी की ये नहीं थी कि भाई यही एक रास्ता, हैं। अच्छा, वो नहीं था। हाँ, उसके बिना हो नहीं सकता है। किसी ने वायलेंस को एज ए मींस सपोर्ट और जस्टिफाई नहीं किया। नहीं किया। कोई ऐसा दे इंसिडेंट वर अपसेट, जो हुआ है उससे किसी ने खुशी जाहिर नहीं की। सभी ने नहीं होना चाहिए था, बट हो गए। हो गया, तो इसीलिए वो एक हमेशा रहता था कि भाई ये रे ऑफ होप है। जब किसी का भी उसमें विश्वास नहीं है वायलेंस में, और सब चाहते हैं समस्या का समाधान हो, सब चाहते हैं कि डायलॉग्स डिस्कशन हो। अगर मैं डायलॉग डिस्कशन कराने में वो हाजिर हैं, तो फिर सरकार के साथ बातचीत करने में उनको क्या दिक्कत होगी। कोई ऐसा खुशी का मौका कि आपने एफर्ट किया था और वो रंग लाया एंड यू आर मोस्ट हैप्पी, वो कौन सा इंसिडेंट था? या इंसिडेंट्स होंगे बहुत सारे, कोई एक स्पेसिफिक? मैं पिछली सरकारों से बात होती रही। यस सर। मोदी जी की सरकार से कभी उस तरह से बात नहीं हुई मेरी, राइट सर। उस लेवल पर। लेकिन इसके पहले और उनकी बात होती थी कि मैं मिला हूँ, मेरा ये है और इस तरह से ये एक्शन करना चाहिए। तो उनका रिस्पांस हमेशा मुझे पॉजिटिव लगा। यू मीन यूपीए गवर्नमेंट? चाहे वो नरसिम्हा राव साहब की सरकार हो, Okay. चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, इन सब सरकारों का विश्वास अहिंसा में और बातचीत में और डायलॉग में पूर्ण था। यू मीन कि इस सरकार का नहीं है? मैंने इस सरकार को भी यहाँ की परिस्थिति को जो हमारा है उसको उनके सामने पेश किया है। सेंट देम लेटर्स एंड डिस्कशन, क्योंकि जन मीटिंग्स होती हैं तो लोग कहते हैं कि साहब ये आप सरकार के पास पहुंचाइए, तो हम लोग पहुंचाते हैं। हाँ, पहुंचाया। लेकिन कभी और ये भी कहा कि हम आपसे आके मिलना चाहते हैं और बात, तो कभी उनकी तरफ से कभी वो नहीं आया कि आप आइए और मिलिए। और सरकारों में ये था कि वो चाहते थे। मैं कभी किसी भी सरकार का नुमाइंदा होके नहीं आया, ये एक स्वतंत्र कार्य था। कर रहे थे अपने अनुभव, जो सरकार को काम करना तो सरकार के पास जाना ही होगा। अगर किसी का रिलीज आप फील करते हैं कि इसको रिलीज होना चाहिए, या यहाँ कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो सरकार के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो मैंने देखा था कि वो बात करते थे, मिलते थे और समस्याओं के समाधान में उनका इंटरेस्ट था। अच्छा, हियर यू फील टुडे कि आपको वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपके काम का? मुझे हो सकता है कि हमारे उनके पास खबर हो पहले से, या हमारी खबर को लेके भी वो काम कर रहे हो अपने तरफ से, लेकिन मेरे पास कभी उनका जवाब नहीं आया है। और लोगों से मेरी कभी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से बात भी नहीं हुई है इसको लेके। और सरकारों में बात हुई है, होम मिनिस्टर से भी बात हुई है। सो सर, फाइनल क्वेश्चन हम लेंगे कि हाउ डू यू व्यू द प्रेजेंट सिचुएशन इन द कंट्री विज़ कश्मीर? बहुत बड़ा देश है, बहुत समस्याएं हैं,
कश्मीर में भी समस्या है, जैसे और जगह है कश्मीर में भी है। और मैं ये कहूँगा कि सिविल सोसाइटी इन इंडिया इज कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट्स हियर। जैसे स्टेटहुड अभी तक नहीं दिया जी, इसकी चर्चा मैं कोई भी मीटिंग करता हूँ कश्मीर पर, तो वो ये इशू आता ही आता है, यू टॉक अबाउट इट कि रेस्टोर एंड इट्स टॉक्ड अबाउट इट। और शायद ही कोई व्यक्ति मीटिंग में ये कहता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वन हैज अ राइट टू एक्सप्लेन वन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मतलब जिसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट यूनैनिमिटी है इस इश्यू में लेके, ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है रेस्टोर होनी चाहिए स्टेटहुड। बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ओके, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ये कहते हुए मिले कि होना ही नहीं चाहिए था स्टेटहुड, तो कभी लेना ही नहीं, इट शुड हैव बीन अलाउड टू रिमेन एज इट वाज, वो भी है। लेकिन स्टेटहुड के बारे में सबकी चाह है, सबकी इच्छा है कि विदाउट फर्दर डिले इट शुड बी। मैं आपसे बात कर रहा हूं और बहुत अच्छी खुशी होगी आधा घंटे बाद हमको न्यूज़ मिले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।